कि देखो धर्म क्या है, वो व्यक्तिगत आस्था है। मैं ऐसा नहीं हूं मैं धार्मिक नहीं हूं, लेकिन मैं धर्म के ध्वज को लेकर के धर्म के नाम पर किसी की हत्या करूं, किसी का साथ अन्याय करूं, ये नहीं हो सकता। ओबीसी समाज को अपने विकास के लिए अपने मुद्दों को मुखर होकर के एक साथ मिल करके संघर्ष करना चाहिए। जो पार्टी इनके मुद्दों को लाए, जो पार्टी इनके मुद्दों पर काम करे, उस पार्टी का सहयोग करे, क्योंकि सत्ता ही सामाजिक परिवर्तन का रास्ता बनाती है। और सत्ता जब आपके हाथ में नहीं होगी तो सामाजिक परिवर्तन नहीं होगा। ये बात आप लिख कर रख लीजिए कि जब जब सत्ता आई है, सामाजिक न्याय के लोगों को, समाजवादी आंदोलन के लोगों के पास, तब तब SC ST माइनॉरिटी और ओबीसी समाज का उत्थान हुआ। और जब जब सत्ता सांप्रदायिक लोगों के पास गई है, जातिवादी लोगों के पास गई है, जो एक हायरार्की बनाए रखना चाहते हैं, तब तब SC ST OBC समाज का अधिकारों का हनन हुआ है, उसे कुचला गया है। कास्ट सर्वे वंचित शोषित समाज की हिस्सेदारी सुनिश्चित करने वाली जाति जनगणना, जिसके लिए तेलंगाना सरकार, कांग्रेस शासित तेलंगाना सरकार ने एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की और जाति सर्वे को पूरा किया। इस सर्वे के लिए राहुल गांधी और कांग्रेस को हम सभी की ओर से हार्दिक धन्यवाद देते हैं। तेलंगाना सहित बिहार और कर्नाटक में जो जाति सर्वे रिपोर्ट आई, उसमें ओबीसी, SC ST और मुसलमानों की आबादी के हैरान करने वाले आंकड़े आपके सामने आए हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि देश के संसाधनों पे काबिज कुछ विशेष जातियां क्यों करती हैं जाति जनगणना का विरोध। दोस्तों, इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे बीच में आ रहे हैं मनोज यादव जी, जो कि छात्र जीवन से ही सामाजिक न्याय, वंचित वर्ग के हक और अधिकारों के लिए जाने जाते हैं। मनोज यादव जी अपनी पार्टी के, अखिलेश यादव जी की सरकार में त्रिस्तरीय आरक्षण के संघर्ष और के जाने माने चेहरे, संघर्ष में जो छात्र बहुत ज्यादा संघर्षशील थे, जिन्होंने काफी प्रताड़नाएं झेली, उनमें से हैं मनोज यादव जी, एक बहुत चर्चित चेहरे हैं। हम इसी जाति जनगणना के मुद्दे पर मनोज यादव जी से चर्चा करेंगे और जानेंगे उनके विचार। तो आइए चलते हैं मनोज यादव जी के पास। नमस्कार दोस्तों, जाति जनगणना के मुद्दे पर आज मनोज यादव जी हमारे साथ हैं। इनसे चर्चा करने से पहले हम मनोज यादव जी का 6 AM न्यूज टाइम के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी के साथ हार्दिक स्वागत करता हूं। धन्यवाद। कैसे मनोज जी? बढ़िया हूं, धन्यवाद। आप ये पहल किए हैं कि समाज के जो तत्कालिक मुद्दे हैं, जो प्रासंगिक मुद्दे हैं, उनको आप सामने लाते हैं। ये बहुत, इसके लिए आपको और आपके न्यूज चैनल 6 AM को बहुत बहुत साधुवाद। अब सवाल ये उठता है मनोज जी कि जैसे आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी ने जो जाति जनगणना का मुद्दा उठाया था, ठीक है, अब इस रिपोर्ट के बाद क्या वो उन राज्यों में जहां पे कांग्रेस शासित राज्यों में दलित, पिछड़े और मुसलमानों, अल्पसंख्यकों को वो आबादी के हिसाब से उनकी हिस्सेदारी सुनिश्चित कर पाएंगे? देखिए, अभी जाति जनगणना को लेकर के केंद्र सरकार पर पूरे सामाजिक न्याय और इंडिया गठबंधन के लोग ये दबाव बनाए हुए हैं कि आप जाति जनगणना कराओ। जाति जनगणना कराओ क्यों? क्योंकि 1931 के बाद स्वतंत्र भारत में एक जाति जनगणना हुई थी, उसके बाद कोई जाति जनगणना नहीं हुई। तो पहला ये सवाल है कि जब जाति जनगणना है नहीं तो आप इनके विकास के लिए काम कैसे करोगे? आप संसाधनों का आवंटन कैसे करोगे? तो इन सब चीजों को लेकर के राहुल गांधी ने एक क्रांतिकारी कदम उठाया। और जिन राज्यों में राहुल गांधी जी की सरकार है, कांग्रेस पार्टी की सरकार है, उनमें खास करके तेलंगाना, बिहार में भी जब वो कांग्रेस गठबंधन में थी तो तभी ये सर्वे हुआ था। हाँ, ये बात ध्यान देने वाली, बिहार में भी आरजेडी कांग्रेस और जेडीयू का गठबंधन था, तो आर्थिक सर्वे, जाति सर्वे हुआ था जी। तो आज जो अभी तत्कालिक मुद्दा आंध्र प्रदेश, वो तेलंगाना को लेकर, आंध्र प्रदेश तेलंगाना से अलग हुआ, इसी बार आ जाता है। तो तेलंगाना में आर्थिक सर्वे हुआ। आर्थिक सर्वे के जो आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले हैं। पूरा देश ये अनुमान करता था कि चूंकि जाति जनगणना हो नहीं रही है, ओबीसी की संख्या लगातार बढ़ रही है, ओबीसी वर्ग में तमाम जातियों को शामिल किया जा रहा है, लगातार कुछ न कुछ जातियों को शामिल किया। ऐसे में जाति जनगणना
एक प्रासंगिक मुद्दा बन गया कि लोगों की कम से कम ये संख्या जानी जाए। राहुल गांधी ने जो तेलंगाना में सर्वे कराया वो आंकड़े बहुत चौंकाने वाले हैं। आप ये मानिए कि 85 से 86% आबादी, 84 से 85% आबादी ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी है और 15 से 16% आबादी सवर्ण सामान्य वर्ग की है। यही आबादी लमसम 1-2% इधर उधर करके यही आबादी बिहार में भी है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यही आबादी पूरे देश में है। तो राहुल गांधी को इसके लिए धन्यवाद कि आपने जनमानस की आवाज को सुनते हुए आपने एक सर्वे कराया है। अब आपके यहां से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का इम्तिहान शुरू होता है कि आपने जो जनगणना कराया है, जो सर्वे कराया है, क्या उसके आधार पर आप लोगों को भागीदारी देंगे? क्या जो लोग एससी समाज, ओबीसी समाज के पदों पर, एसटी समाज के पदों पर काबिज हैं, क्या उनको आप उनके पदों से हटा करके ओबीसी समाज को उस पदों पर बैठाएंगे, एसटी समाज को उस पदों पर बैठाएंगे? तो अभी राहुल गांधी के सामने ये एक इतिहास रचने का अच्छा मौका है। क्योंकि आप देखते हैं कि तेलंगाना सरकार में वर्तमान में ओबीसी, एससी, एसटी, अल्पसंख्यकों की भागीदारी ना के बराबर है। तो ये राहुल गांधी के सामने तो ये बड़ा चैलेंज है, एकदम बड़ा चैलेंज है। मैं इसीलिए कहा कि ये ऐतिहासिक चैलेंज है और इतिहास रचने का समय है, क्योंकि अगर आप सर्वे कराकर उसे ठंडे बस्ते में रखना चाहेंगे तो फिर आपका जो पहले का इतिहास है, ओबीसी समाज, एससी समाज ये मानता है कि कांग्रेस और भाजपा में बहुत अंतर नहीं है, लेकिन धीरे धीरे ओबीसी समाज, एससी समाज, एसटी समाज अपना मन बदल रहा है और कांग्रेस के साथ, इंडिया गठबंधन के पूरे ब्लॉक के साथ खड़ा हो रहा है। तो अब राहुल गांधी को भी इस पे खड़ा उतरना पड़ेगा और सबसे पहले उन्हें अपने मंत्रिमंडल में ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों को, माइनॉरिटी के लोगों को उचित जगह, उनके जाति संख्या के आधार पर जितनी प्रतिशत है उतनी, जितनी भागीदारी, जितनी जनसंख्या उतनी भागीदारी। तो अगर राहुल गांधी ये कर लेते हैं तो राहुल गांधी इतिहास पुरुष कहलाएंगे और ओबीसी समाज, एससी समाज, माइनॉरिटी समाज उन्हें एक क्रांतिकारी लीडर के रूप में देखेगा। अच्छा, एक चीज बताइए, जैसे आपने जो कहा, अगर राहुल गांधी इस चीज को आगे बढ़ते हैं, करते हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी को न सिर्फ मंत्रालय में जगह देते हैं बल्कि महत्वपूर्ण पदों पर बैठाते हैं, ठीक है जी। अगर इसके साथ साथ कांग्रेस इस पे आगे बढ़ती है तो इसका आपके हिसाब से भारतीय राजनीति पे क्या असर पड़ेगा? देखिए, चूंकि ओबीसी समाज, एससी समाज, माइनॉरिटी समाज पूरे 85% के लोग और देश के सब 100% लोगों का जो सवर्ण समाज है वो भी मानता है कि नहीं, ओबीसी, एससी एसटी की जनसंख्या बढ़ी है, उनका प्रतिशत बढ़ा है, लेकिन वो इसलिए सार्वजनिक प्लेटफॉर्मों पे नहीं स्वीकार करता कि हर जगह वो बैठा हुआ है इनके पदों पर, क्योंकि इनकी जगह पर वो बैठा है। अब राहुल गांधी को चाहिए कि इस पर पूरे देश में काम करें, पूरे देश के लोगों को जोड़े, क्योंकि ये उनका कोर मुद्दा है। पूरे देश के ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के लोगों, 85% लोगों की ये कोर मुद्दा। 85% इसलिए कह रहा हूं कि तेलंगाना, बिहार ने दिखा दिया है कि करीब करीब संख्या 85% है। नहीं, तेलंगाना में जैसे लगभग 16 लाख लोगों इसमें काफी लोगों ने भागीदारी नहीं किया, कुछ लोग रोजगार के लिए, व्यापार के लिए, तमाम तरह से प्रदेश से बाहर भी थे, तो इसीलिए 85% ज्यादा, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि वो 84% बता रहे हैं, मैं 85% कह रहा हूं, लेकिन ये 85% से ज्यादा है। अगर 85 और 15 मान लिया, ये बहुत दिनों का नैरेटिव है, 85-15, ऐसे में भारतीय राजनीति में एक बड़ा क्रांतिकारी कदम होगा। और जो समाज ये मानता था कि कांग्रेस और बीजेपी में कोई अंतर नहीं है, वो कांग्रेस को कहीं ना कहीं अच्छा तवज्जो देगी, उनके लीडर को मानेगी कि नहीं ये काम करते हैं, इनके काम और नारे में अंतर है। तो राहुल गांधी पूरे भारत के राजनीतिक सिनेरियो को बदल देंगे और इंडिया गठबंधन के पास ये ऐतिहासिक हथियार है, जो भारतीय जनता पार्टी जैसी सरकार को, जो जाति जनगणना के विरोध में खड़ी है, उसके खिलाफ ये हथियार यूज करेंगे। तो मुझे लगता है, जैसे कहा जाता ना ब्रह्मास्त्र, आप तमाम ऐतिहासिक ग्रंथों में ब्रह्मास्त्र का, तो ये ब्रह्मास्त्र है जिसे यूज करने पर कांग्रेस पार्टी एक तरीके से लोगों की मसीहा बनकर उभरेगी। और ये मसीहा इसलिए कि उनके हक हुकूक की बात है, उनको हक हुकूक मिलेगा। अगर हमको, आपको, सबको
जनसंख्या के हिसाब से हाँ, भागीदारी मिल जाए, मिले, तो हम क्यों नहीं कहेंगे कि इंडिया ब्लॉक हमारा काम कर रहा है, हमारे लिए है। अच्छा, आपने जैसे इसमें भाजपा की बात की, तो सवाल ये उठता है कि अगर इंडिया गठबंधन राहुल गांधी जाति जनगणना के मुद्दे पे आगे बढ़ते हैं और मान के चलते हैं कि राहुल गांधी अपनी कई बातों पे टिके रहेंगे और ओबीसी एससी एसटी अल्पसंख्यक को हिस्सेदारी देंगे, तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि उसके बाद इन मुद्दों की, जाति जनगणना है, ओबीसी एससी एसटी अल्पसंख्यकों की भागीदारी की, हम बात सिर्फ ओबीसी एससी एसटी की भागीदारी करते हैं, अल्पसंख्यकों को बीच में लाएंगे तो भाजपा वाले दूसरे तरीके बात करते हैं। आप ये सोचिए कि ओबीसी एससी एसटी उन एससी एसटी आदिवासियों की बात करते हैं जो हजारों साल से वंचित हैं, अगर इनकी हिस्सेदारी सुनिश्चित करती है तो ये कांग्रेस की छवि को बहुत ही अच्छा डेवलप करेगा, बल्कि राजनीतिक रूप से सशक्त करता है। लेकिन एक मिनट, इसका सबसे बड़ी समस्या ये आएगी, आखिर भाजपा इसकी काट क्या लाएगी? क्योंकि भाजपा इसकी काट लाएगी क्योंकि वो इसके जाति जनगणना के साथ साथ वो दलित पिछड़ों का हक देने की बात ही नहीं करती है। देखिए, मैं एक पीछे थोड़ा सा चलता हूँ। उत्तर प्रदेश में स्टेट यूनिवर्सिटी है जी, राज्य विश्वविद्यालय जी, राज्य विश्वविद्यालयों में आज की स्थिति ये है कि 73% पदों पर जो कुलपति का पद है, महत्वपूर्ण पद है, सबसे इंपॉर्टेंट वही है, 73% पदों पर श्रवण बैठा है। हाँ जी, आप उत्तर प्रदेश को ही ले लिए, मैं इसलिए कि भाजपा शासित राज्य में बैठा हूं, भाजपा शासित राज्य की बात की जाए, उत्तर प्रदेश में करीब करीब आप ये मान के चलिए कि 45 से 50% जो जिला अधिकारी पद है वो भी श्रवण लादी बैठी हुई है। तो आप जो कह रहे हैं कि राहुल गांधी की सकारात्मक छवि जाएगी, कांग्रेस की सकारात्मक छवि जाएगी, ऐसे ही ये जो आंकड़े हैं, ऐसे ही आंकड़े आपको तेलंगाना में, आपको हिमाचल प्रदेश में, आपको जहां और भी आप जिन राज्यों में हैं उन राज्यों में आपको लाना पड़ेगा। भाई इतने पदों पर इतने लोग बैठे हैं और इनकी इतनी संख्या है, इनकी इतनी संख्या है, मैं इनकी संख्या के अनुसार इतने डीएम नियुक्त करूंगा, इतने कुलपति नियुक्त करूंगा, इतने प्रमुख सचिव नियुक्त करूंगा, इतने सचिव नियुक्त करूंगा, इतने एसपी नियुक्त करूंगा। अगर ये सब चीजें आप करते हो तो आपकी छवि स्वाभाविक से सकारात्मक होगी। भाई तो भाजपा इसकी काट क्या लाएगी? भाजपा इसकी काट, आपको पता है उत्तर प्रदेश में, हमने अभी पीछे चर्चा की ना कि उत्तर प्रदेश में 73% पदों पर समान वर्ग का कुलपति है। ये कहां चर्चा हो रही है? नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि चर्चा होने नहीं दिया जाता। जी बिल्कुल। वो लाती क्या है? धर्म लाती है। महाकुंभ लाएगी, अभी महाकुंभ का चर्चा चल रहा है। उसके पहले क्या चल रहा था? संभल की घटना चल रही थी। संभल में क्या? मंदिर मस्जिद का विवाद। ऐसे अयोध्या, कहने का सेंस है कि ओबीसी समाज को धार्मिक मकड़जाल में। नहीं, तो आपका कहने का सेंस ये है कि मंडल कमीशन लागू होने के बाद जिस तरह रथ यात्रा जैसे का कार्यक्रम भाजपा पुनरावृत्ति कर सकती है। मैं उसी पे जा रहा था कि जब जब ओबीसी के विकास की बात होती है, जब जब ओबीसी की प्रगति की बात होती है, तो सबसे पहली बाधक भारतीय जनता पार्टी है, भाजपा आरएसएस। जब आप ओबीसी कमीशन लागू हुआ, मंडल कमीशन, बीपी सिंह प्रधानमंत्री थे, तो आप देखे पूरे देश में धार्मिक नैरेटिव सेट किया गया। क्या लाया गया? रथ यात्रा लाई गई। अभी जब तमाम चीजों पे बात हो रही थी, जाति जनगणना की बात हो रही थी। जाति जनगणना क्या है? जाति जनगणना से ही आपको भागीदारी मिलेगी। सरकार संसाधनों का आवंटन कर सकती है। सरकार बजट किस प्रकार से बनाया जाए, किस वर्ग के लिए कितना बजट रखा जाए। एक आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं। आप छात्रवृत्ति का ले लीजिए, उत्तर प्रदेश में छात्रवृत्ति पता कर लीजिए, ओबीसी समाज की छात्रवृत्ति छात्रों की सबसे कम आती है। कारण क्या जानते हैं? जैसे सरकार को मान लो उसने कहा कि हमें 500 करोड़ रुपए छात्रवृत्ति पे बांटना है, अब वो 500 करोड़ को 3 वर्ग में बांट देती है। 500 को 3 भाग में बांट दी। 500 का 1/3 भाग 15% लोगों को, 1/3 भाग 54% 55% वाले जो ओबीसी के लिए, प्लस एससी एसटी के लिए। तो 500 को ही आप 3 टुकड़ों में बांट दिए, और जबकि संख्या सबकी समान नहीं है। एक की संख्या मान लो 100 हम ले लेते हैं, एक की संख्या 15 है, एक की संख्या 54 से 64% है, और एक की संख्या 21 से 22%, 23% है। तो जब 23 स्टूडेंट को दिया जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है संख्या कम, पैसा कम आएगा। 15 स्टूडेंट को दिया जाएगा, ज्यादा पैसा मिलेगा। वही पैसा 64 स्टूडेंट और 65 स्टूडेंट में बांटा जाएगा तो और कम हो जाएगा। तो
ऐसे ही जब आंकड़े नहीं आपके पास हैं, आप जाति जनगणना कराना नहीं चाहते, आप आंकड़े लेना नहीं चाहते, तो आपको बजट आवंटन कैसे करोगे? तो आप संसाधनों का वितरण कैसे करोगे? ये महत्वपूर्ण है। ये असमानता को दूर करने का एक हथियार है जाति जनगणना। तो इसके लिए आप ओबीसी, एससी, एसटी, आदिवासियों को क्या कहना चाहेंगे कि इस तरह के धार्मिक उन्माद या इस तरह की जो भी चीजें शुरू हो, उस पर उनको क्या करना चाहिए, उनको हक के लिए क्या करना चाहिए? मैं एक चीज व्यक्तिगत राय, मेरी ये व्यक्तिगत राय है और मैं ये सामाजिक राय भी बनाता हूँ। मेरी ये व्यक्तिगत राय है, मेरी ये सामाजिक राय भी मैं बनाता हूँ कि जो लोग सामाजिक न्याय और सामाजिक आंदोलनों, समाजवादी आंदोलन को मजबूत करने के काम करते हैं, उन्हें कहना चाहिए कि देखो धर्म क्या है, वो व्यक्तिगत आस्था है। मैं ऐसा नहीं हूं, मैं धार्मिक नहीं हूं, लेकिन मैं धर्म के ध्वज को लेकर के धर्म के नाम पर किसी की हत्या करूं, किसी का साथ अन्याय करूं, ये नहीं हो सकता। ओबीसी समाज को अपने विकास के लिए अपने मुद्दों को मुखर होकर के एक साथ मिल करके संघर्ष करना चाहिए। जो पार्टी इनके मुद्दों को लाए, जो पार्टी इनके मुद्दों पर काम करे, उस पार्टी का सहयोग करे, क्योंकि सत्ता ही सामाजिक परिवर्तन का रास्ता बनाती है और सत्ता जब आपके हाथ में नहीं होगी तो सामाजिक परिवर्तन नहीं होगा। ये बात आप लिख कर रख लीजिए कि जब जब सत्ता आई है सामाजिक न्याय के लोगों को, समाजवादी आंदोलन के लोगों के पास, तब तब एससी, एसटी, माइनॉरिटी और ओबीसी समाज का उत्थान हुआ। और जब जब सत्ता सांप्रदायिक लोगों के पास गई है, जातिवादी लोगों के पास गई है, जो एक हायरार्की बनाए रखना चाहते हैं, तब तब एससी, एसटी, ओबीसी समाज का अधिकारों का हनन हुआ है, उसे कुचला गया है। मतलब एक चीज है कि अगर जाति जनगणना से ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी समाज, आपके लिए एक संदेश ये है कि अगर आप सच में अपने अपने बच्चों के आने वाले भविष्य को बनाना चाहते हैं, उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको इन धार्मिक मुद्दों पर उग्र होने की जगह ठंडी मानसिकता, ठंडे दिमाग से सोचना ही नहीं चाहिए, बल्कि अपने धर्म का सम्मान रखते हुए दूसरे धर्म को अपमानित करने की प्रवृत्ति से बाहर आना होगा। धार्मिक लड़ाई एक बड़े से बड़े मुद्दे को दबा देती है। इसलिए मेरी विनती है ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी, आदिवासी समाज से कि वो धार्मिक मुद्दों की जगह शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, रोजगार पे लड़े। जब भी कोई धार्मिक मुद्दा उठता है तो उसके आगे वो शिक्षा, रोजगार की बात अगर करने लगे तो अपने आप ही दब जाएंगे। जी एकदम, ये हमारी और पूरे समाज की यही होनी चाहिए कि देखो धर्म क्या है, वो व्यक्तिगत आस्था है। आप अपने धर्म को अपने तरीके से मानो। जो धर्म का व्यापार कर रहे हैं, जो धर्म को उग्रता फैला रहे हैं, उनसे बचो और अपने समाज के उत्थान की बात करो। जो आपके समाज के उत्थान की बात करो, मैं कह रहा हूँ कल से भारतीय जनता पार्टी कह दे कि मैं जाति जनगणना कराने जा रहा हूँ और 85% लोगों को उनका हक दूंगा और दिखा दे 73 कुलपति जो बैठे हैं, 73% कुलपति उनको हटाकर 15% कर दे, ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के लोगों को बढ़ाए 84% कर दे, तो मैं भारतीय जनता पार्टी का कहूंगा कि आप साथ दो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी करके तो दिखाए, देश में भी उसी की सरकार है, प्रदेश में उसी की सरकार है, वो करना नहीं चाहती। क्यों? क्योंकि उसका कोर वोट बैंक जो है वो पदों पर बैठ करके कुंडली मान लिया है और उनको हटाएगा तो पार्टी का सिस्टम ध्वस्त हो जाएगा। क्यों? विद्रोह करेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का जो नेचर है वो सोशल जस्टिस का नहीं है, वो एक तरीके से सामंतवादी व्यवस्था को बनाए रखना चाहती है। तो मेरी पूरे देशवासियों से अपील है और प्रगतिशील समाज से भी अपील है कि आप कुछ क्रांतिकारी करिए। जिनके हक हुकूक को आप दबा के बैठे हैं, आपके लोग दबा के बैठे हैं, आप उनके खिलाफ भी आवाज उठाइए। भाई नहीं, गलत है। अगर ओबीसी समाज की जनसंख्या इतनी है तो उसको भागीदारी भी इतनी मिलनी चाहिए। उसका बजट में, जैसे मैंने छात्रवृत्ति करी है, तो 85% बजट ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी को दे दो, 15% के लोगों को दे दो। क्या दिक्कत है? सामाजिक न्याय भी होगा, देश का विकास भी होगा, लोगों का उत्थान भी होगा। तो इसलिए ठंडे दिमाग से धर्म की उग्रता पर मत जाइए। धर्म अपना है, अपने अनुसार आप मानिए, न तो धर्म किसी दूसरे का, धर्म आपका, आप अपने अनुसार मानिए। किसी धर्म को अपमानित मत करिए और धार्मिक मुद्दों पर एकदम मत आइए। अपने सामाजिक न्याय के लिए लड़िए, अपने नस्लों के लिए लड़िए, क्योंकि जब आपकी नस्लें बचेंगी तभी आप बचेंगे। तो मनोज जी, हम लोग धार्मिक मुद्दे पे फिर कभी जरूर डिस्कस करेंगे। अभी साथियों से एक विनम्र निवेदन है कि ये जो चर्चाएं आप सुनते हैं, इसको सुनकर अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने तक सीमित मत रखिए, क्योंकि एक हाथ कहाँ तक जाएगा।
लेकिन अगर आप इसको शेयर करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, तो हो सकता है बहुत से ऐसे भाई बंधु हमारे हो जो उनको इस तरह के मुद्दे पे सुनने की, इस तरह की जानकारी की जरूरत हो। तो आप लोगों से निवेदन है हम लोगों की तरफ से कि आप कृपया इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये कोई यूट्यूब चैनल का प्रोग्राम नहीं है, ये एक सामाजिक लड़ाई की बात हो रही है। तो कृपया इसमें सहयोग दें। आपका सबसे बड़ा सहयोग यही होगा कि इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद। धन्यवाद।